गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है और अकाउंटिंग कहाँ का अप्लाई होती है, स्कोप कहाँ कहाँ है अकाउंटिंग का, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग क्यों करता है, राइट। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप ये जानना चाहेंगे कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपका अननेसेसरी खर्चा कहाँ पे हो रहा है, आपको किससे कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो इसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि रिकॉर्ड करना किसी चीज़ को सिस्टमेटिक मैनर से, ताकि आप जो डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो आपको मिल सके। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे आर अर्निंग और लूजिंग। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि वो कितना कमा रहा है, कितना लूज कर रहा है। हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे, कितना पैसा आपको देना है किसी को, एंड टू whom दे ओव इट, और कितना पैसा किसी ने आपका ले रखा है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करनी होगी, यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अकाउंट का मतलब होता है, केवल अगर कोई अकाउंट आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, तो आप बोलेंगे टू रिकॉर्ड समथिंग। टू रिकॉर्ड समथिंग, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना इन अ सिस्टमेटिक मैनर, टेबुलर फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसे हम अकाउंट बोलते हैं, राइट। टू कैलकुलेट दिस, जब आप ये जानना चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस, दिस इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना होगा जो कि एंटर्ड किए गए हैं इनटू ड्यूरिंग द ईयर। अब व्हाट डू यू मीन ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। इकोनॉमिक मीन्स जिससे पैसा आता है या जाता है बिजनेस में, उसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, राइट। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक मतलब जिससे पैसा आता है या जाता है, यानी आप मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स भी बोल सकते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, इन्हीं ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जिन ट्रांजेक्शन को आप मॉनिटरी फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, पैसे में माप सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। जिन ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते, उन ट्रांजेक्शन्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है, बहुत ईमानदार है, ऑनेस्टी, राइट, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को आप पैसे में मेज़र नहीं कर सकते कि वो 1 करोड़ की ईमानदार है, 2 करोड़ का ईमानदार है, राइट। तो जो ऑनेस्टी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर आप इसे मनी में मेज़र नहीं कर सकते वो कितने रुपए का ईमानदार है, राइट। तो इन चीज़ों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनसे पैसा आता है या जाता है। इन्हें हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। सच इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजेक्शन और इवेंट्स के थ्रू होती हैं। अब सर ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क है? ट्रांजेक्शन का तो मतलब ये समझा है कोई भी ऐसा व्यवहार करना, ट्रांजेक्शन करना, लेन देन करना जिससे पैसा आता है या जाता है, यानी जिससे आपकी बिजनेस की जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट होती हैं, तो उन्हें आप ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और जो ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट होता है कि भाई ट्रांजेक्शन करने के बाद हुआ क्या, एंड रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। जो ट्रांजेक्शन का जो एंड रिजल्ट होता है उन्हें हम इवेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हुई, तो आपको लॉस हो गया, तो ये लॉस क्या है? इवेंट कहलाएगा। यानी जो एंड रिजल्ट होता है सारे ट्रांजेक्शन्स का, हम उन्हें इवेंट्स बोलते हैं। तो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन मीन्स अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, कोई भी काम करना बिजनेस का, और एन एग्रीमेंट करना, वो ट्रांजेक्शन है। इवेंट का मतलब होता है मीन्स एन इवेंट एन एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन का जो एंड रिजल्ट है वो इवेंट कहलाता है। अभी हम एक एग्जांपल समझते हैं अकाउंटिंग को समझने के लिए। मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹5 लाख फॉर रनिंग अ क्लॉथिंग बिजनेस। मिस्टर ए ने एक बिजनेस शुरू किया, 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। On 1st April, he purchased goods for ₹3 lakh and sale for ₹380 during the month of April. अप्रैल में इसने 3 लाख का कपड़ा खरीदा और उसे 3,80,000 में बेच दिया। प्रॉफिट ऐड करके ही सेल करते हैं, राइट। ही पे शॉप रेंट फॉर द मंथ ऑफ ₹15,000, 15,000 आपका दुकान का किराया है। एंड फाइंड दैट ही हैज़ गुड्स वर्थ ₹30,000 इन हैंड, और पता चलता है कि 30,000 का सामान अभी बिक नहीं पाया है। टोटल 3 लाख का गुड्स खरीदा था उसने बेचने के लिए, पर 30,000 का भी इन हैंड बच गया है, बिक नहीं पाया, यानी उसने 270 का गुड्स बेचा है 3,80,000 में। प्रॉफिट ऐड किया 1,10,000। भाई टोटल 3 लाख का गुड्स खरीदा, उसमें से 30,000 का बच गया, तो 270 का बिका, बेचा उसने 270 में, उसने प्रॉफिट ऐड किया 110, तो सेल उसने करा 380 में, राइट।
सो वी कैन से हियर, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दैट मिस्टर ए परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा आ रहा है जा रहा है, बिकॉज ही इज़ डूइंग सेम ट्रांजेक्शन एंड कोई सम ट्रांजेक्शन्स कर रहा है एंड एनकाउंटर विद सम इवेंट, कुछ इवेंट हो रहे हैं, जो सामान बच गया, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, अभी आप पढ़ेंगे जो सामान बचता है अकाउंट में उसे क्लोजिंग स्टॉक बच बोलते हैं। तो जो स्टॉक बच गया, जो सामान बच गया, वो इवेंट हुआ, राइट। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट ही विल वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी, अब वो ये जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम उसे रफली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 3 लाख का सामान वो खरीद के आया था बेचने के लिए अप्रैल में, राइट। क्वेश्चन कह रहा है 30,000 का तो बच गया, ये बिक नहीं पाया, और तो इसका मतलब है 270 का सेल हो गया। भाई 30,000 का अगर बच गया स्टॉक, सामान जो बच गया उसे स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो 270 का बिक गया, राइट। और ये जो सेल हुआ है 270 का सामान उसने 380 में बेचा है, यानी उसे प्रॉफिट हो गया 1,10,000 का। भाई 270 में खरीदा है, ये तो बेका ही नहीं है तो इसे अभी नहीं छोड़ेंगे। 270 में खरीदा और 380 में बेचा तो 110 का प्रॉफिट हो गया, ऐड किया, राइट। पर ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, अभी उसे दुकान का किराया भी देना है। 15,000 क्वेश्चन बोला था कि उसे दुकान का किराया भी पे करना है, तो लेस हो जाएगा 15,000, राइट। उससे जो रेंट पे करना है, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो 95,000 ही होगा आपका। जो सरप्लस बच गया, जो प्रॉफिट बच गया वो 95,000 होगा। ये जो प्रॉफिट है इसे आप क्या बोलेंगे, इवेंट। जो एंड रिजल्ट हुआ सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन का उसे इवेंट बोलते हैं। और ये जो सामान खरीदा था 3 लाख का, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। जो सामान बेचा है 380 का, इसे भी क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। और ये जो स्टॉक बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बच गया सामान वो तो एंड रिजल्ट है, तो इसे इवेंट बोला जाएगा, राइट। वापस समझिए 3 लाख का सामान उसने खरीदा था बेचने के लिए, 3 में से 30,000 का तो बच गया, तो ये तो स्टॉक में रखा हुआ है आपके पास, बचा हुआ है, इसे स्टॉक बोलते हैं। 270 का बिक रहा है सामान, 380 में बेचा है आपने, तो 270 में 380 में बेचा तो यानी 110 प्रॉफिट ऐड किया, तो ये प्रॉफिट हो गया। पर ये पूरा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आपको खर्चे भी देने हैं, शॉप रेंट भी देना है, तो आपने रेंट एक्सपेंस 15,000 लेस किया, तो आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में जो रिजल्ट बचा 95,000 का सरप्लस आपके पास बच गया। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो अर्निंग और प्रॉफिट हो गया 95,000 इज एन इवेंट, ये तो इवेंट हुआ जो एंड रिजल्ट है ट्रांजेक्शन का। एंड गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जो सामान नहीं बेच पाया 30,000 का, जिसे हम स्टॉक बोलेंगे, वो भी आपका इवेंट हुआ। इज अनदर इवेंट वाइल परचेज करना, सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना बिजनेस में, एंड पेमेंट करना रेंट का, ये ट्रांजेक्शन है, राइट। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, एवरीबडी वांट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, हर बिजनेसमैन रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है ट्रांजेक्शन का एंड इवेंट्स का, एंड टू हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, किन से पैसा आ रहा है जा रहा है। सो एज ए नीड टू डिसीजन मेकिंग, ताकि उसे डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि ये सामान मुझे बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप वो एक्टिविटी बंद कर सकते हैं। तो डिसीजन लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग आपको, अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो एट कंक्लूजन, हम कंक्लूजन निष्कर्ष पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट मतलब फुलफिल करना द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ रैशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर, कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है अपनी ऑनर को, अपनी इंटरेस्टेड पार्टी को, कि वो साउंड मतलब अच्छे निर्णय ले सके अकाउंटिंग के बेस पे। इसलिए अकाउंटिंग को कॉल्ड द बिजनेस लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर आपको बिजनेस को समझना है तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, अकाउंटिंग को समझना होगा, इसे अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, राइट। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है सीपी इंस्टीट्यूट ने, जैसे इंडिया में आईसीआई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसे अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। इसने अकाउंटिंग को डिफाइन कर रखा है, मीनिंग बता रखा है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, भी हम समझेंगे इन टर्म्स को, समराइज करना, निष्कर्ष निकालना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सही तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जिनका रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेटिंग मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ हमें अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, तो फिर हम इंटरप्रीट करते हैं, राइट। तो अब हम इन चीज़ों को समझते हैं जो डेफिनेशन में आई हैं, इन्हें बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम रफली समझ लेते हैं।
एक तो वर्ड आया है रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में। तो जो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप कैलकुलेट कर सकें अपना प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो रिकॉर्डिंग करने की पहली बुक है जिसमें आप सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसे जर्नल बोलते हैं। अकाउंट में जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन फर्स्टली रिकॉर्ड होते हैं जिस बुक में, उस बुक को जर्नल बोला जाता है, या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री में तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को जिस बुक में, उसे जर्नल बोलेंगे, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोला जाएगा। और उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, पैसे में माप सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते वो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी बताया था कि अगर कोई ईमानदार है, ऑनेस्ट है कोई पर्सन, तो किसी एम्प्लॉय की ईमानदारी आप थोड़ी मेज़र कर सकते हैं पैसे में, राइट। वो नहीं मेज़र कर सकती। या कोई डायरेक्टर है, कोई ऑनर है, वो आज छुट्टी ले ली उसने, वो घर पे ही बैठा है, तो उसकी वजह से बिजनेस को कैसे कितना लॉस हुआ ये आप एग्जैक्टली मेज़र ही नहीं कर सकते मनी में। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसे आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं होता है अकाउंट में। केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनसे या तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो पहली स्टेप हो गई अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना, राइट। सेकंड, अब रिकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। रेंट पे किया होगा आपने, किराया दिया होगा, सैलरी दी होगी अपने एम्प्लॉयज़ को, सैलरी ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। इसी तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन होते हैं महीने में। तो फिर हम इन ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके आते हैं। जनरल में तो हम रिकॉर्ड करते जाते हैं डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो डेट वाइज कि 1 तारीख को कितना खर्चा हुआ, इनकम हुई, 2 को कितना ट्रांजेक्शन हुए, 3 को क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। तो जनरल में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज होती है। आप पूरे महीने की रिकॉर्डिंग एक साथ नहीं करते, हर दिन के अलग अकाउंट रख के रिकॉर्ड्स किया जाता है, राइट। तो अब इन हम दूसरी बुक में क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किया जाता है लेजर में। एक बुक मेंटेन की जाती है लेजर। लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस और इनकम के। जैसे पूरे महीने सेल की होगी, जैसे कोई 1 तारीख को सामान बेचा होगा, फिर आपने सपोज 7 तारीख को सामान बेचा, फिर 8 तारीख को सामान बेचा, फिर 12 तारीख को। तो जनरल में तो डेट वाइज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, राइट। लेजर में क्या करते हैं, हम एक जगह लेके आ जाते हैं एक जैसे ट्रांजेक्शन को, ताकि हमें कोई पूछे एकदम कि बताओ टोटल कितनी सेल हुई है अप्रैल के महीने में, तो आप इन्हें बार बार पेज ना देखें कि 1 तारीख को क्या होता, पेज पलट के फिर 7 को कितना सामान बेचा, 8 को कितना बेचा। तो हम क्या करते हैं, लेजर में पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट बनाते हैं, यानी एक जगह लेके आते हैं। सारे ट्रांजेक्शन सेल की एक जगह लिख दिया जाएंगी सेल अकाउंट में कि किस किस दिन को सेल हुई है, और इनका टोटल लगा दिया जाएगा। तो ये होती है लेजर, जिसमें आप क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी समराइज करते हैं, सारे जो ट्रांजेक्शन हुए एक जगह लेके आते हैं, ताकि कोई अगर आपसे एकदम पूछे कि बताओ परचेज का टोटल बताओ, सेल का टोटल बताओ, तो आप अकाउंट देख के जहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया है सारे महीने के ट्रांजेक्शन को समराइज किया है वो आप बता सकें। तो दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन है उन्हें एक जगह लेके आना और उनका इफेक्ट देखना कि कितना आपका एक्सपेंस हुआ है, कितनी आपकी इनकम हुई है। तो पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग करना। केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी में मेजर किया जाएगा। जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बोला जाएगा। दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है लेजर में अकाउंट खोलना। इसका मतलब है कि जो एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन हुए हैं पूरे महीने, उन्हें एक जगह लिखना ताकि आप उन्हें समराइज करके टोटल लगा सकें। तीसरी स्टेप होती है समराइजिंग। समराइज करना और ट्रांजेक्शन को। समराइजिंग का मतलब है कि जो भी सारे खर्चे या इनकम हुए उनके बेस पे कैलकुलेट करना कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम एक साइड तो लिख देते हैं एक्सपेंसेस और एक साइड लिख देते हैं इनकम। अभी आप सीखेंगे इसका फॉर्मेट आके। तो एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक साइड लिख देते हैं एक्सपेंसेस, एक साइड लिख देते हैं इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम हुए तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है तो लॉस होगा। इसी तरह हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। इसमें हम असेट और लायबिलिटी को रखते हैं। असेट मतलब हमारे पास जो जो चीज़ें बची हुई हैं एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, ये हमारे पास हैं, हमें इन लोगों से पैसा लेना है, या हमारे पास वो पोजेशन में वो चीज़ें हमारी हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई,
वो असेट होती हैं। इसी तरह लायबिलिटी भी लिखते हैं। लायबिलिटी मतलब जिससे आपको पेमेंट करना है, आपको किन किन लोगों को पैसा देना है वो भी आप रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। इसका फॉर्मेट भी आप आगे सीखेंगे। तो बैलेंस शीट आप ये जानने के लिए बनाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि कितनी असेट है आपके पास और कितनी लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है। असेट मतलब आपके पोजीशन में कोई वैल्यूएबल चीज़ है जो आपको बेनिफिट देगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो उसे हम असेट बोलते हैं। और लायबिलिटी मतलब जो होप टू पे आपको जो ऋणी है, आपको चुकानी है जो चीज़ें, उन्हें आप लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये इन बैलेंस शीट बनाई जाती है इसके लिए जानने के लिए कि आपके पास कितनी असेट है और कितनी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। इंटरव्यू पूछा जाता है व्हाट डू यू बाय फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप कहेंगे बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन विच शोज द असेट एंड लायबिलिटी। और जो P&L है ये फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है कि रिजल्ट क्या निकला आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो जो P&L स्टेटमेंट है, P&L अकाउंट है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द पीरियड। और बैलेंस शीट वो है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपके पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटीज़ है, राइट। तो अकाउंटिंग में जो स्टेप्स होती हैं, रिकॉर्डिंग हो गई जो जर्नल में की जाती है, जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब जो एक नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें एक जगह ला के समराइज़ किया जाता है, जिस बुक में समराइज़ किया जाता है उसे लेजर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन समराइजिंग में आप एंड रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, कितना देना है कितना लेना है, राइट। इसके अलावा इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स समराइजिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया, किस जगह से पैसा आया बिजनेस में, और कहाँ कहाँ आपने उसे स्पेंड किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। यानी इनफ्लो कितना हुआ, इनफ्लो मतलब कितना पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर कैश में, और आउटफ्लो कितना हुआ, कहाँ कहाँ आपने उसे खर्च किया। तो इसको जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आपको ये पता रहे कि कितना पैसा आया तो कहाँ कहाँ आपने उसे यूटिलाइज़ किया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, राइट। फिर हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मतलब ऑनरशिप, जो ऑनर है उनमें क्या चेंजेस हुआ कंपनी में। भाई शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, अब अभी आप आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। शेयर डेली बेचे खरीदे जाते हैं, तो आज मैं ऑनर हूँ कल कोई और बन जाएगा, राइट। तो ऑनरशिप में चेंज होता रहता है। कल मिस्टर ए था लास्ट ईयर, आज मिस्टर बी है। तो इस चेंज को दिखाने के लिए कि और कितना प्रॉफिट बचा, कितना ऑनर में बांटा, तो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये भी बनाया जाता है समराइजिंग में। और लास्ट होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट आप इसमें डिटेल देते हैं। जैसे इसमें तो आप बैलेंस शीट में तो असेट लिखेंगे, जैसे आपने बिल्डिंग लिख दी, ये बिल्डिंग एक असेट है, राइट, बिजनेस के लिए। अब आपके पास 10 बिल्डिंग है, तो यहाँ तो टोटल लिखेंगे आप बैलेंस शीट में कि 10 बिल्डिंग का टोटल। अब वो 10 बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर है वो नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे आप, राइट। कि आपकी जयपुर में है, आपकी दिल्ली में है, पूना में है, मुंबई में है। तो ये नोट्स टू अकाउंट में शो होगी। डिटेल्स कहाँ जाएगी, नोट्स टू अकाउंट में, इन सब में टोटल लिखा जाएगा, राइट। तो ये जो पांचों का टोटल है, इन जो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट, इन पांचों को टोटल को यानी इन पांचों को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हें बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मल टर्म में। कई बार आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ये 5 चीज़ों का जो टोटल है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो समराइजिंग स्टेप होती है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एक तो होता है P&L जो फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है, यानी कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये P&L से निकाल सकते हैं आप। एक साइड एक्सपेंस लिखेंगे, एक साइड इनकम लिखेंगे। अगर इनकम का टोटल ज़्यादा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होगा। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितनी असेट है आपके पास, आपके पोजीशन में किससे कितना पैसा लेना है वो असेट है। लायबिलिटी मतलब कितना पेमेंट आपको करना है वो लायबिलिटी होता है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसे बैलेंस शीट बोलते हैं। फिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड कितना पैसा आया, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। चेंजेस इन इक्विटी, अगर ऑनरशिप में कोई चेंज हुआ, लास्ट ईयर ये ऑनर थे अब ये ऑनर हो गया, लास्ट ईयर ये प्रॉफिट था इतना हमने ऑनर में बांटा, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है चेंजेस इन इक्विटी, वो होता है। नोट्स टू अकाउंट में डिटेल दी जाती है कौन सा खर्चा कितना हुआ है,
पर्टिकुलर डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी। तो इन पांचों को हम कॉमनली बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये समराइजिंग का पार्ट होता है। तो अकाउंटिंग में पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजेक्शन आप जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन में अकाउंट खोले जाते हैं लेजर में, और समराइजिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इन तीनों के टोटल को रिकॉर्डिंग, इन तीनों स्टेप्स को रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इन्हें शॉर्ट में अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। इन्हें अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। ये एक साइकिल हो गई कि पहले आप रिकॉर्ड करो, फिर क्लासीफाई करो और एंड में रिजल्ट निकालो। तो इन तीनों के प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से डिनोट करते हैं। भाई पहले ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड किया, फिर लेजर में क्लासीफाई किया और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, तीनों स्टेप्स के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई दी, एक तो P&L अकाउंट इसका पार्ट होता है जिसमें एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड होते हैं, कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट में ऑनरशिप में चेंजेस बताया जाता है कि लास्ट ईयर ये ऑनर थे, अब ये हो गए, इतना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ऑनर में, इतना बच गया। और नोट्स टू अकाउंट में डिटेल लिखी जाती है कि कितनी कितनी चीज़ें आपके पास में हैं। तो ये 3 स्टेप का टोटल होता है अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रिजल्ट निकल के आया भाई, प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, राइट? या तो प्रॉफिट हुआ होगा आपको या लॉस हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। आपकी असेट या तो बड़ी होंगी या घटी होंगी, बेची होंगी तो घटी होंगी, खराब हो गई होंगी तो घटेंगी, राइट? लायबिलिटी या तो बड़ी होंगी या कम हुई होंगी। तो फिर अब इनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। फोर्थ स्टेप में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डीप में जाके किसी चीज़ को एनालाइज करना, निचोड़ निकालना, निर्वचन करना, उसे हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। कि भैया लास्ट ईयर हमारा खर्चा हुआ था सैलरी में 1 करोड़, सपोज हमने 1 करोड़ की सैलरी दी थी अपने एम्प्लॉयज़ को, इस बार अचानक 2 करोड़ सैलरी का टोटल आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? ठीक है, व्हाट आर द रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मैनेजमेंट यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, वो ढूंढेंगे रीज़न क्या हो सकते हैं? या तो नए एम्प्लॉय रखे होंगे, एक तो ये रीज़न होगा, या अपनी सैलरी हाइक दिया होगा, ये रीज़न होगा, या तीसरा रीज़न भी हो सकता है किसी जो अकाउंटेंट है उसने गड़बड़ी करी होगी, जानबूझ के सैलरी हाइक दिखा के पैसा खा रहा होगा। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में हम उन रीज़न्स को फाइंड आउट करते हैं कि कोई एक्सपेंस बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। इनकम में भी हो सकता है, जैसे मान लो लास्ट ईयर हमारी 10 करोड़ थी सेल मतलब जो सामान हम बेच रहे हैं, इस बार 15 करोड़ हुई तो बढ़ गई सेल। तो हम इसका भी रीज़न ढूंढेंगे, खुश होंगे नहीं, खुश हो गए बस। अब रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि 5 करोड़ का जो सेल बढ़ी है उसके पीछे रीज़न क्या है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एक रीज़न ही हो सकता है, या कस्टमर का इनटेक ज़्यादा है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है, या कोई जानबूझ के ज़बरदस्ती फालतू में इनकम दिखा रहा है आपको अच्छा दिखाने के लिए ताकि ऑनर खुश हो जाए, तो अकाउंटेंट ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो इन सब को चेक करने के लिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि रीज़न ढूंढे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बढ़ रहा है कोई एक्सपेंस तो क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इनकम घट रही है तो क्यों घट रही है, ताकि आप डिसीज़न ले सकें। अकाउंटिंग का मेन काम यही है, बिज़नेस को डिसीज़न लेने में हेल्प करना। तो इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस बोला जाता है, जो मदद करती है ऑनर की कि हम ये एक्टिविटी कंटिन्यू करें या बंद कर दें। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट करता है कंपनी का, मैनेजमेंट जो कंपनी रन कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। और लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेशन की, जो रिजल्ट निकल के आए, जो मैनेजमेंट ने, जो डायरेक्टर्स ने, जो कंपनी चलाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो संभालते हैं, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसको कम्युनिकेट करना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स मतलब ऐसे लोग जिनका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, उन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं। जैसे किसी बैंक ने लोन दे रखा है आपको, तो ये जानना चाहेगा ना कि आपका प्रॉफिट बढ़ा है घटा है, राइट? तो वो स्टेक होल्डर है बैंक। ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई ऑनर तो डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं, जिसने मालिक लोगों ने पैसा लगा रखा हो तो जानना ही चाहेंगे। और इसके अलावा जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने उधार पैसा दे रखा है, या जो बैंक है जिसने आपको लोन दे रखा है, वो भी जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस कितना परफॉर्म कर रहा है।
क्योंकि कल को अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो बैंक को डाउट होगा, उसका पैसा डूब सकता है। क्रेडिटर को डाउट होगा, जो सप्लायर हैं जो आपको उधार सामान बेच रहे हैं उन्हें डाउट होगा कि उनका पैसा टाइमली रिकवर नहीं होगा। तो फिर ये जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, ये कम्युनिकेट किया जाता है स्टेक होल्डर्स को, जो इंटरेस्टेड पार्टी उन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं। ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि ये बिजनेस सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो ये पांचों का जो स्टेप्स का टोटल है, पांचों प्रोसेस का जो टोटल है, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंट का मतलब तो रिकॉर्ड करना होता है, केवल जब आईएनजी लग जाता है तो ये पांचों स्टेप्स के टोटल को अकाउंटिंग बोलते हैं। पहली स्टेप क्या थी? रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मतलब उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जिनसे पैसा आता है या जाता है, तो रिकॉर्डिंग को हम करते हैं। और रिकॉर्डिंग जर्नल में की जाती है। जिस बुक में आप रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उसे जर्नल बोलते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन मतलब जो सेम ट्रांजेक्शन होते हैं, ग्रुपिंग करना, द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट ले। जैसे सेल्स के ट्रांजेक्शन तो सेल में लिखना, परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में लिखना, एक जगह लेके आना, ताकि आप एकदम टोटल कोई पूछे तो बता सकें कि सेल कितनी है, परचेज कितनी है, एक्सपेंस कितनी है। क्योंकि जनरल में तो डेट वाइज एंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है। जनरल में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रही है। इसमें तो पेज पलट पलट के देखना होगा किस दिन सामान बेचा, किस दिन खरीदा। पर हम क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग कर देते हैं, एक जैसे ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आ जाते हैं, ताकि आप एकदम उनका टोटल कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद आपने पढ़ लिया था समराइजिंग करना। समराइजिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि जो पता चल सके आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन जो स्टेक होल्डर है, जो मैनेजमेंट है, वो इंटरप्रीट करेगा रिजल्ट का। प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, एक्सपेंस बढ़े तो क्यों बढ़े, घटे तो क्यों घटे, लाइक दैट। और फिर कम्युनिकेट करना, रिजल्ट को इंटरप्रीट करना, राइट। तो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट और लॉस बताएगा। पीएनएल आपको फाइनेंशियल रिजल्ट शो करता है, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगी, कितनी एसेट और लायबिलिटी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कितना इनफ्लो है, आउटफ्लो है। और चेंजेस इक्विटी की लास्ट ईयर के ऑनरशिप में कितना चेंजेस हुआ, नोट्स टू अकाउंट में डिटेल आएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, अकाउंटिंग किसे बोला जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।